Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, I'm going to tell you about writing essay outline. ऐसे आउटलाइन को किस तरह से लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है, इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, उसको करने से पहले आपने किस तरह से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और एक स्पेसिमन आउटलाइन किस तरह से लिखनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. First of all, you have to make a written plan. How will you make a written plan? You have to draw 3 columns. फर्स्ट कॉलम कलेक्शन, स्टेज 2 होगी फिल्ट्रेशन और स्टेज 3 होगी ऑर्गेनाइजेशन. कलेक्शन जब आपने करनी होगी तो इसमें किस चीज़ की आप कलेक्शन करेंगे? दे विल बी कलेक्शन ऑफ आइडियाज़. कैसे? आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और जो कुछ भी आपके माइंड में आएगा, आपकी थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी आप उनको लिखते जाएंगे इस कॉलम के अंदर विदाउट उनको अरेंज किए बगैर. बस आप जो जो आपके माइंड में आएगा आप वो लिखते जाएं. उसके बाद आपके पास से 20 पॉइंट्स जमा हो गए हैं और आप मूव करेंगे सेकंड स्टेज की तरफ विच इज़ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे आप? फिल्ट्रेशन करने के लिए आप उन पॉइंट्स को रिमूव करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे जो इररेलेवेंट होंगे और जो डुप्लीकेट हो रहे होंगे. तो क्या होगा, आपके पास प्यूरिफाइड फॉर्म आ जाएगी सिर्फ उन पॉइंट्स की या उन फैक्टर्स की जो रेलेवेंट होंगे आपके टॉपिक से बिल्कुल. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बारी आती है. फिल्टर्ड पॉइंट्स को उसके बाद आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे. वो सीक्वेंस लॉजिकल भी हो सकता है, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर से लीस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर वो कोई हिस्टोरिकल सीक्वेंस भी हो सकता है. आप किसी टाइमलाइन को भी फॉलो कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग अलग डिस्कस कर लें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सीक्वेंस के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ CSS. उसके अंदर क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किस तरह से करना है और उसको डिफरेंट फॉर्म्स उसकी मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं. सो दीज आर 3 स्टेजेस जिसके अंदर फाइनली आपके पास एक अरेंज्ड और ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. आपने जब भी ऐसे की आउटलाइन बनानी है तो आपने उसको रफ में बनाना है. सबसे पहले रफ में बनाने के बाद जब आप अपना ऐसे पूरा लिख लेंगे पेपर में, उसके बाद आपने ऐसे की आउटलाइन लिखनी है. शुरू के 2-3 पेजेस आप छोड़ दें ऐसे की आउटलाइन लिखने के लिए. उसके बाद ऐसे स्टार्ट करें, कंप्लीट करें और फाइनली आप ऐसे की आउटलाइन लिखें उन पेजेस पर जो आपने शुरू में छोड़े हुए थे. रफ में बनाने के बाद पेपर के लास्ट में उस आउटलाइन को नीट कर लें. उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ऐसे लिख रहे हैं और उस मीनवाइल आपके माइंड में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट या आइडिया आ जाता है तो आपने वो इनकॉर्पोरेट करना है. तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि आप उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकें. और इसी तरह से आप अगर किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव भी हो सके. से आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप चाहते हैं कि आप कुछ पॉइंट्स जो आपको इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे उनको स्किप करना चाहते हैं, तो भी आप एंड में जब आउटलाइन लिखेंगे तो आपके पास स्पेस होगी इसकी. इन केस आपने कोई चीज़ आउटलाइन के अंदर लिखी हुई है और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे में नहीं लिखी, तो क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर आउटलाइन पढ़ते हैं, उनको आउटलाइन में कोई बात अच्छी लगी है तो वो वाला पोर्शन निकाल के पेपर का पढ़ लेते हैं. और अगर आपने वो चीज़ लिखी नहीं होगी पेपर में तो वो कितना बुरा इम्पैक्ट डालेगी. सो पहले आउटलाइन बनानी है आपने रफ में और उसके बाद उसको सबसे लास्ट में नीट करना है. यहाँ एक एग्जांपल है कि आपने अगर एक सिंपल ऐसे लिखना हो, जनरली फॉर एग्जांपल आपने 5 पैराग्राफ्स का एक ऐसे लिखना है तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा. थीसिस स्टेटमेंट होगी विच विल बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला बॉडी का पैराग्राफ आएगा उसके अंदर आपने क्या करना है, जो पहला सेंटेंस होगा उसके अंदर जो भी फैक्टर या टॉपिक आप डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा और फिर उससे रेलेवेंट एविडेंसेस या रेफरेंसेस होंगे, स्टैट्स होगी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी. और जो लास्ट सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ का वो नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसके कॉन्टेक्स्ट उसके टॉपिक्स के साथ रिलेट कर रहा होगा. ऐसे लगे कि ये बात से बात निकलती जा रही है. इसी तरह उससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा वो भी ऐसे ही होगा. मल्टीपल पैराग्राफ्स आप इसी स्ट्रैटेजी को, इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं. जो कंक्लूजन होगा उससे पहले वाला जो पैराग्राफ होगा
उसका जो लास्ट सेंटेंस होगा वो कंक्लूजन से रेलेवेंट होगा, और जो कंक्लूजन होगा वो सम अप करेगा आपके पूरे एसे को, और उसके अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होंगे। ये एक जनरल सा आइडिया है कि आप कोई भी ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं। चेकलिस्ट क्या है, जब भी आपने आउटलाइन बनानी है तो उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। कोई भी जो भी सीक्वेंस आपके ब्रेन में है, आपके माइंड में है, या जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको ये कम्प्लीटली फॉलो कर रही है, या हैphazard तो नहीं है, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं या नहीं हैं। और अगर ये ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके माइंड में ही वो सारे आइडियाज़ रह जाएं और जो पेपर पढ़ने वाला बंदा हो उसको उन आइडियाज़ की समझ ना आ सके। मेक श्योर कि जो एग्ज़ामिनर होगा उसको आपके माइंड का नहीं पता, वो सिर्फ वही चीज़ पढ़ेगा, उसको उसी बात का पता चलेगा जो आपने पेपर में लिखी होगी। इसलिए लॉजिकल सीक्वेंस को, या जो भी आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, अगर टाइमलाइन का है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसे है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़, पास पेपर्स में आया हुआ है CSS के। तो से हमने इसके बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, दो पोर्शंस कर लें कि एक के अंदर प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगी और दूसरे के अंदर सॉल्यूशंस हो जाएंगे। फर्स्ट हाफ में से आपने सारे प्रॉब्लम्स वन बाय वन डिस्कस करते जाना है, और सेकंड हाफ के अंदर आप जो है वो वन बाय वन सॉल्यूशंस देते जाएंगे। सैम्पल आउटलाइन है, मैंने एक ऐसे का टॉपिक चूज़ किया है, और आउटलाइन किस तरह से बनानी है उसके बारे में मैंने पूरा बताया है। ऐसे का टॉपिक है, इज़ ओवर पॉपुलेशन ए ह्यूमन कैपिटल टू बी प्राउड ऑफ। अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बनी है इन केस आप इस टॉपिक के अगेंस्ट जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन इज़ नॉट ए ह्यूमन कैपिटल टू बी प्राउड ऑफ, रादर इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आउटलाइन। आउटलाइन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद कॉजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इस आउटलाइन को इस तरह से बनाया है कि इंट्रोडक्शन के बाद कॉजेज़, कॉजेज़ के बाद कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस के बाद सॉल्यूशंस, और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब ओवर पॉपुलेशन पाकिस्तान में जो है उसके कॉजेज़ क्या हैं, वन बाय वन। अर्ली मैरिजेस है, ये एक पैराग्राफ बन जाएगा अर्ली मैरिजेस पे, और उसके अंदर जो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी वो ये होंगी। सेकंड पैराग्राफ, लैक ऑफ करियर प्लानिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, जिसके अंदर फर्दर डिटेल्स है, ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ कल्चर, जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड फैमिली प्रेशर्स ऑन द मैरिड कपल, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी है, सन प्रेफरेंस, लो लिटरेसी रेट ऑफ वुमन, मदर इज़ अनअवेयर ऑफ मेथड्स ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन मेल काउंटर पार्ट, रिलीजियस मिसकंसेप्शंस हैं, फिर इलिटरेसी है, फिर इनएबिलिटी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू प्रायोरिटाइज हेल्थ है। अब ये जो सारे पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, ये जो भी बंदा ऐसे लिख रहा होगा, जिसने जो पॉइंट बनाए हैं, उसको पता होगा कि उसके पास कितना नॉलेज है इनके बारे में, और उसने इनको जो ये एक टॉपिक सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ का, उसके साथ कैसे रिलेट करना है और उसको कैसे जस्टिफाई करना है इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। इस तरह करने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक डिटेल्ड आउटलाइन दे देते हैं तो एग्ज़ामिनर को भी पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट ने, इस कैंडिडेट ने किस तरह से आगे का पूरा ऐसे डिस्कस किया होगा। और जब आप ऐसे लिखने लगते हैं तो आपके पास उस पैराग्राफ को लिख के अंदर लिखने के लिए सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता उस वक्त कि अब इसके अंदर क्या लिखा जाए। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन आ जाएगा, उसके अंदर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होंगी, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी लाइफ, फूड इनसिक्योरिटी, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है। नेक्स्ट अंडर डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से प्रोफेशनल्स कम हो जाएंगे और लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, यूथ बल्ज होगा जिसकी वजह से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, स्ट्रीट क्राइम्स हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो ये भी एक ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद इसके अंदर इनअप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होगी, हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से इसलिए बता दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि आपने किस तरह से फ़र्दर डिटेलिंग करनी है एक ही टॉपिक के अंदर, किस तरह से अपने पॉइंट्स को ऐड करते जाना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन नॉलेज कि आपके पास जो नॉलेज है उसके बेस पे आपने किस तरह से आउटलाइन बनानी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ बुलेट्स के फॉर्म में, यानी कि सिर्फ वो पॉइंट्स लिखकर आउटलाइन बनाते जाएं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा पूरा सेंटेंस बनाएं। कोई भी जो आपने पॉइंट लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज है फॉर एग्जांपल, तो पूरा एक सेंटेंस बना दें उसका, किसी चीज़ के साथ रिलेट करते हुए जिसको आपने पैराग्राफ में डिस्कस करना है। दोनों तरह से लिखा जा सकता है आउटलाइन को। हाउ कैन दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशंस। Effective public health policies, education of masses, elimination of gender discrimination, role of media, examples of countries successfully regulated increasing population, जैसे चाइना है, जैसे मलेशिया है, इन कंट्रीज़ की एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन, ये एक स्पेसिमन है आउटलाइन का जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने पेपर में आउटलाइन बनाने के लिए। आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने आउटलाइन किस तरह से बनानी है और आउटलाइन का कौन सा हिस्सा किस चीज़ को डिपिक्ट करेगा, कैसे आप। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.